नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली निफ्टी एनालिसिस पर। मेरा नाम है चिराग और आज के वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं 23 टू 38% रिट्रेसमेंट, जिसको मैं अपने हर एक वीडियो में मेंशन करता हूँ। मेजॉरिटी टाइम हम उसी का यूज़ करते हैं अपने ट्रेडिंग में, डे टू डे लाइव ट्रेडिंग में हम 23 टू 38% रिट्रेसमेंट का रेगुलरली यूज़ करते हैं। वो क्यों करते हैं, क्यों ये रिट्रेसमेंट रेंज जो है इतनी इम्पॉर्टेंट है, आज के वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इलियट वेव का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो समझ लेंगे 23 टू 38% रिट्रेसमेंट समझने के लिए। और 5 1 2 3 4 और 5 ये इलियट वेव का बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके बाद क्या आएगा, एक करेक्शन आएगा, ए वेव, बी वेव और सी वेव, राइट। तो ये इलियट वेव का बेसिक स्ट्रक्चर है, राइट। 1 2 3 4 5 इम्पल्स वेव, यहाँ से लेके यहाँ तक एक इम्पल्स वेव और फिर वहाँ से एक करेक्टिव मूव ए बी सी टाइप का, राइट। अभी इस बेसिक स्ट्रक्चर को हम कैलकुलेशन वाइज फिबोनाची एक्सटेंशन और रिट्रेसमेंट दोनों कैलकुलेशन वाइज समझ लेते हैं। अगर आपने ऑलरेडी कोर्स किया हुआ है तो आपको पता होगा कि वेव 2 जो है वो वेव 1 का 50 टू 70% रिट्रेस होता है, राइट। तो यहाँ पे हम उसका रिट्रेसमेंट यहाँ से निकालते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट से। ये कैलकुलेशन कितना होता है, मेजॉरिटी टाइम जो है 50 टू 70% ये होता है। तो यहाँ पे हम, वैसे 61% भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम जो जनरली होता है 50 टू 70% की रेंज वो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, राइट। वैसे ही वेव 3 के कैलकुलेशन के लिए हम एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। यहाँ से 0 से लेके 1 तक का जो भी मूव है उसका कितना परसेंट लेते हैं हम, मिनिमम जो है नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज हमारी वेव 3 के लिए क्या रहती है, 100% से लेके 161%, राइट। तो यहाँ पे ये हम मेंशन कर देते हैं। मेजॉरिटी टाइम वेव 3 जो है वो एक्सटेंडेड ही होता है, मतलब कि 161% से ज़्यादा प्रोजेक्ट होता है, राइट। तो यहाँ पे भी हमने उसी तरीके से इसको ड्रॉ किया है, 161% से ये ज़्यादा प्रोजेक्ट हो रहा है। अभी वेव 4 का कैलकुलेशन देख लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा साइड में कर देते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, राइट। ये सेटिंग में से हम इसको लेफ़्ट कर देते हैं तो ये लेफ़्ट साइड में आ जाता है, राइट। अभी वेव 4 का हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे कैलकुलेशन के लिए, रिट्रेसमेंट। और ये कैलकुलेशन यहाँ से होता है वेव 3 का जो भी मूव है उस मूव का कितना होता है 23 टू 38%, जिसका हम कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं, राइट। तो इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इस रेंज में, राइट। इसको यहाँ से इस तरीके से। तो ये 23 टू 38% की रेंज में क्या पूरा होता है, वेव 4। और उसके बाद वेव 5। वेव 5 का कैलकुलेशन भी कैसे निकालते हैं हम, एक्सटेंशन से। एक्सटेंशन कैसे निकालेंगे वेव 5 के लिए, 0 से लेके 3 तक का जो भी मूव है उसका 38 टू 61%, ये वेव 5 की प्रोजेक्शन रेंज है, राइट। तो 38 टू 61%, इसको मैं राइट साइड में कर देता हूँ। तो इस रेंज में ये वेव 5 कंप्लीट होता है, राइट। जनरली इसी रेंज में होता है। उसके बाद फिर से ये क्या आ जाएगा, ध्यान से समझिए, 0 से लेके यहाँ पे जो वेव 5 कंप्लीट हुए वो अब क्या बन जाएगा, एक बड़ा वेव 1 बन जाएगा। इसी तरीके से ये साइकिल चलता रहेगा, ये बन जाएगा वेव 1 और ये बन जाएगा वेव 2 और उसके बाद यहाँ पे 3 4 और 5 इस तरीके से साइकिल चलता रहेगा। अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ से ये 0 से लेके 5 तक का मूव जो है वो 1 बन गया तो वापस 2 आ गया, तो 2 कितना रिट्रेस करता है 50 टू 70%। जो उसका रिट्रेसमेंट हम कहाँ से निकालेंगे, जो वेव 1 है यहाँ से लेके यहाँ तक का उसका कितना 50 टू 70%, राइट। तो ये 50 टू 70 में सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये बाकी का निकाल देते हैं, राइट। तो 50 टू 70% की रेंज में यहाँ पे ये ए बी सी करके वेव 2 कंप्लीट होगा और साइकिल इसी तरीके से चलता रहेगा। अब ये जो मैंने आपको बेसिक समझाया वो कंपलसरी है समझने के लिए। 23 टू 38% रिट्रेसमेंट का इम्पोर्टेंस अगर आपको समझना है
तो इतना बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। जिन लोगों ने ऑलरेडी कोर्स, रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स ले रखा है, देख रखा है, उन लोगों को ये पता ही है। जिन्होंने नहीं देखा है उसी के लिए मैं ये बेसिक जो है आपके सामने रख रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, राइट, ताकि आपको ये समझने में दिक्कत ना हो। अभी ध्यान से समझिए, ये जो हमने बेसिक स्ट्रक्चर समझा है, ये जैसा मैंने बोला कि ये साइकिल रिपीट होता रहता है। इसको अगर आप बड़ा टाइम फ्रेम मान ले तो इसके अंदर ये रिपीटेशन होगा, और अगर ये इसको छोटा टाइम फ्रेम मान ले तो ये बड़ा होता जाएगा, राइट। अभी हम मान लेते हैं कि ये मंथली टाइम फ्रेम में ये 1 2 3 4 और 5 है और ये ABC है, राइट। अभी हमें इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखना है, तो साइकिल को रिवर्स समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ये वेव 1 है, तो वेव 1 के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये इस तरीके से इसके अंदर 1 2 3 4 और 5 वेव आपको मिल जाएंगे वेव 1 के अंदर। फिर वेव 2 के अंदर हमें क्या मिलेगा, वेव 2 तो करेक्टिव वेव है, तो करेक्टिव वेव अभी के लिए हम यहाँ पे सिंपल ABC ही कंसिडर कर लेते हैं, राइट। करेक्टिव मूव जो है वो 5 टाइप्स के होते हैं, उसको मैं एक और वीडियो में कवर करूँगा, क्योंकि करेक्टिव मूव जो है उसको भी अगर यहाँ पे मैं समझाने जाऊँगा तो फिर आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। 23 to 38% और करेक्शन दोनों एक साथ समझेंगे तो कन्फ्यूज़न और भी बढ़ जाएगा। इसीलिए अभी फोकस करेक्शन पे नहीं करते, अभी 23 to 38% रिट्रेसमेंट पर ही फोकस करते हैं, राइट। तो अभी के लिए जो भी करेक्शन होगा उसको हम सिंपल ABC ही कंसिडर करेंगे। सभी 5 टाइप के करेक्शन जो है उसको मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, राइट। अगर आपको एक बार ये समझ में आ जाएगा तो फिर एक बार आपको करेक्शन के साथ भी वो समझेंगे, लेकिन एक और वीडियो में, अभी यहाँ पे नहीं। तो वेव 2 करेक्टिव मूव आ गया। अब वेव 3 की बात करें तो वेव 3 में फिर से 5 मूव आएंगे, राइट। ये इंपल्सिव वेव है तो उसमें भी क्या मिलेगा आपको, 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से आएगा, राइट। फिर वेव 4 तो अगेन करेक्टिव मूव में अभी सिंपल समझने के लिए हम ABC ही कंसिडर करेंगे। और उसके बाद फिर अगेन वेव 5 इंपल्सिव मूव, तो वहाँ पे भी 5 वेव मूव हमें देखने को मिल जाएंगे, 1 2 3 4 और 5। अभी फ्रेंड्स ध्यान से समझना, ये आ गया वेव 2 हायर टाइम फ्रेम में, राइट। वेव 2 तो यहाँ पे भी हमने मेंशन किया है ABC ही है, ये बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ पे भी ABC है, लेकिन ये ABC के अंदर होता क्या है, ये छोटा है, इसलिए मैं यहाँ पे बड़े ABC में आपको समझाता हूँ। ये A में हो सकता है 1 2 3 4 और 5, और यहाँ पे ABC भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम कंफ्यूज नहीं होंगे, नॉर्मल जो है वही समझेंगे। A में 1 2 3 4 5 इम्पल्स। फिर B के अंदर जो है यहाँ पे अगेन B जो है करेक्टिव मूव ABC। अभी हम करेक्टिव मूव में कॉम्प्लेक्स करेक्शन में नहीं जा रहे हैं, 5 टाइप्स के करेक्शन में भी नहीं जा रहे हैं, सिंपल ABC ही समझेंगे। फिर वेव C में भी क्या हमें देखने को मिलेगा, इम्पल्सिव मूव 1 2 3 4 और 5। तो जैसा हमने बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ पे ABC जो वेव 2 है बड़ा, उसके अंदर जैसे हमने इंटरनल स्ट्रक्चर समझा, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 ABC 1 2 3 4 5 इस तरीके से मिलेंगे। यहाँ पे फिर से एक बार शुरू से देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 ABC 1 2 3 4 5 ABC 1 2 3 4 5, फिर अगेन A B और C। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा एक इम्पल्स कंप्लीट हुआ है, तो लास्ट 1 2 3 4 5 के बाद भी क्या आएगा, 1 2 3 4 5। समझ रहे आप, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड जो है शॉर्ट टर्म के लिए चेंज हो रहा है। अभी इस पूरे स्ट्रक्चर में से कोई भी पार्ट आप सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए कि मैं अभी के लिए ये वेव 3 सिलेक्ट कर रहा हूँ, राइट। वेव 3 वाला जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट जो है उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब उसी पार्ट को मैं यहाँ पे साइड में ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा, आपको समझाऊंगा। ये सेम पार्ट जो है उसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। वेव 3 के अंदर क्या है, 1 2 3 4 और 5, राइट। तो उसी को मैं यहाँ पे साइड में ड्रॉ कर लेता हूँ, सेम पार्ट को। वेव 3 का ये पार्ट है 1 2 3 4 और 5, राइट। अब यही 1 2 3 4 5 वेव 1 का अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखे तो वहाँ पे भी क्या होगा, 1 2 3 4 और 5। फिर उसके बाद वेव 2, तो वेव 2 में क्या आएगा, वेव 2 में आएगा ABC। फिर उसके बाद वेव 3, तो वेव 3 के अंदर इंपल्सिव मूव 1 2 3 4 और 5। फिर उसके बाद यहाँ पे भी क्या आएगा, 1 2 3 4 और 5, और वेव 4 में आएगा
ए बी सी। यहाँ पे मैं कर देता हूँ ए बी और सी। अब ध्यान से समझिए फ्रेंड, इस पूरे नॉर्मल जो हमारा एलियट वेव स्ट्रक्चर है वहाँ से मैंने सिर्फ और सिर्फ वेव 3 को सिलेक्ट करके साइड में ड्रॉ किया और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर समझा। तो वहाँ पे भी क्या है 1 2 3 4 5 ए बी सी, 1 2 3 4 5 ए बी सी, 1 2 3 4 5, और उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा ए बी सी वापस कंटिन्यू होगा। समझ रहे हैं? कोई भी स्ट्रक्चर मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो वेव बी का स्ट्रक्चर है उसको भी अगर मैं सिलेक्ट कर लूँ, सिर्फ ये स्ट्रक्चर को, और उसको मैं यहाँ पे साइड में ड्रॉ करके समझाता हूँ। ये ऊपर साइड ए बी सी है, राइट? तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ ये ए, ये बी और ये सी। अब इस स्ट्रक्चर को हम अगर इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले ये वेव ए है, वेव ए के अंदर क्या आएगा 1 2 3 4 और 5। फिर बी में क्या आएगा, बी में आएगा ए बी सी। फिर वेव सी में फिर से क्या आएगा 1 2 3 4 और 5। तो ये छोटा स्ट्रक्चर जो हमने सिलेक्ट किया वहां पे भी हमें क्या देखने को मिला 1 2 3 4 5 ए बी सी, 1 2 3 4 5। क्लियर? अभी यहां से कोई भी स्ट्रक्चर आप बीच में से सिलेक्ट कर लीजिए, यही पैटर्न आपको कंटिन्यूअसली देखने को मिल जाएगी। मान लीजिए कि अगर यहां से भी ये वेव ए के अंदर आप 1 2 3 4 5 है उसको भी यहाँ पे सिलेक्ट करके ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो उसके अंदर भी सेम स्ट्रक्चर होगा 1 2 3 4 5 ए बी सी, 1 2 3 4 5 ए बी सी, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी टाइम फ्रेम में कोई भी आप पार्ट एक चार्ट का सिलेक्ट कर लीजिए, आपको 0 पॉइंट भले ही ना मालूम हो लेकिन ये जो है सीक्वेंस जो है वो सेम ही रहेगी। एक इम्पल्स फिर करेक्शन, फिर एक इम्पल्स एक करेक्शन, एक इम्पल्स एक करेक्शन। तो ये जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है इलियट वेव में। तो चलिए फ्रेंड्स अब रेडी हो जाइए। जो हमने दोनों अलग अलग कंसेप्ट समझे हैं, सबसे पहले मैंने क्या समझाया आपको, ये कैलकुलेशन समझाया 5 वेव जो भी है उसका कैलकुलेशन। वेव 2 के लिए हमने 50 to 70% का रिट्रेसमेंट निकाला वेव 1 का यूज़ करके। फिर वेव 3 के लिए हमने प्रोजेक्शन निकाला नॉर्मल 100 to 161%, राइट? फिर वेव 4 के लिए 23 to 38% और फिर से वेव 5 के लिए 38 to 61%। जहाँ पे हमें फोकस अभी के लिए करना है वेव 4 का रिट्रेसमेंट 23 to 38%, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। तो उसको ध्यान में रखिए। और ये जो मैंने आपको सीक्वेंस समझाया इलियट वेव में, मेन स्ट्रक्चर जो इलियट वेव का है, उन दोनों को मिला के अब मैं आपको समझाता हूं कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट है 23 to 38%। अब मज़े की बात यह है कि कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी या निफ्टी, राइट? तो हम हाँ काउंटिंग करते हैं, हम मंथली चार्ट में काउंटिंग करते हैं कि निफ्टी में मंथली चार्ट में वेव 5 चल रहा है, बैंक निफ्टी में वेव 5 चल रहा है, लेकिन हम सही है ये गलत है वो कैसे पता चलेगा? मान लीजिए कि बैंक निफ्टी में हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये 1 2 3 4 और 5 मेजर जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे चल रहा है और कभी भी ये बड़ा करेक्शन आ सकता है। लेकिन कन्फर्मेशन कब आएगा? एक वेव ए का बड़ा डिक्लाइन हमें देखने को मिलेगा तब कन्फर्मेशन आएगा। लेकिन अभी कन्फर्मेशन जब तक नहीं आता तब तक तो एक एजम्पशन ही है कि हम जो काउंटिंग दे रहे हैं वो सही हो ना भी हो। समझ रहे आप? तो एग्जैक्टली तो कोई नहीं बता सकता कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, राइट? बैंक निफ्टी में या निफ्टी में। तो उसी कंफ्यूजन का आंसर जो है वो है 23 to 38% रिट्रेसमेंट। हम स्ट्रक्चर में कहीं पे भी हो लेकिन 23 to 38% का यूज़ करके हम शॉर्ट टाइम में कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है वो समझ सकते हैं, राइट? वो इमीडिएट मूव भी हो सकता है कल परसों के लिए, या फिर आने वाले वीक में, आने वाले महीनों में क्या हो सकता है वो भी हम 23 to 38% से समझ सकते हैं। अब तक हमने जो भी समझा है अब उसको प्रैक्टिकल चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। थियरी में अगर आपको कुछ समझ में ना भी आया हो कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिकल जब समझेंगे तो मेरे ख्याल से आपके सारे कन्फ्यूज़न जो है वो दूर हो जाएंगे। अभी के लिए ये जो टॉप है वहाँ से जो पैटर्न है उसको समझ लेते हैं। ये अब तक एक 3 वेव डिक्लाइन है, यहाँ पे ए और 1, बी और 2 और सी और 3। ए और 1, बी और 2 और सी और 3 इसीलिए
क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये 1 2 3 4 और 5 बनेगा या ये ए बी सी बन के वापस ऊपर 1 2 3 4 5 बनाने जाएगा, राइट। इसीलिए हमने यहाँ पे ए और 1 और बी और 2 लिखा है। अब सी और 3 का मिनिमम प्रोजेक्शन क्या है वेव 3 के लिए, जो हमने समझा 100% से लेके 161%, तो ये 100% के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है। तो इसीलिए हमने क्या किया, सी और 3 का रिट्रेसमेंट निकाला 23 to 38%, जो मेन इंपॉर्टेंट है। अब ये 23 to 38% के ऊपर अगर चला जाएगा तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा तो ये करेक्टिव बाउंस और उसके बाद फिर से 1 2 3 4 5 का डिक्लाइन हमें देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए कि ये 38% के ऊपर ब्रेक करता है, इम्पल्सिव बाउंस 1 2 3 4 और 5, ये इस तरीके से इम्पल्सिव बाउंस 23 to 38% को ब्रेक कर दिया। तो इम्पल्सिव बाउंस 38% को ब्रेक कर दिया, करेक्टिव बाउंस नहीं आया, मतलब कि ये डिक्लाइन को अब हम क्या मान लेंगे, ए बी और सी मान लेंगे, क्योंकि ए बी सी के बाद ही ये 23-38% को इम्पल्सिव तरीके से ब्रेक कर देता है। तो 1 2 3 4 5 के बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा ए बी सी। तो ए बी सी ये यहाँ से एक नया ट्रेंड शुरू हो गया, 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 और 5 एक नया ट्रेंड शुरू हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये उसके बाद रिट्रेसमेंट आएगा वेव 2 का। तो वेव 2 का रिट्रेसमेंट अगर 0 से लेके 1 तक का निकालते हैं तो देखिए यहाँ पे 23 to 61% की रेंज, ये रिट्रेसमेंट की रेंज है, वो कहाँ पे आ रही है, 23 to 38% जो हमने निकाला था उसी रेंज में ये ए बी सी बनाने आएगा और उसके बाद फिर से ये 1 2 3 4 5 कंटिन्यू करेगा, राइट। तो इसीलिए हम इस तरीके से डिस्कस करते हैं कि 23 to 38% को इम्पल्सिव तरीके से ब्रेक कर दिया तो ये सेम रेंज जो है अब सपोर्ट की तरह काम करेगी, जो पहले रेजिस्टेंस थी वो सपोर्ट की तरह। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि ये इम्पल्सिव बाउंस का रिट्रेसमेंट तो आएगा ए बी सी, और उस ए बी सी का रिट्रेसमेंट है लगभग इसी रेंज के आसपास ही 50 to 70% जो है वो आता होता है। तो इसीलिए इस रेंज में फिर वापस सपोर्ट लेके फिर 1 2 3 4 5 ऊपर की तरफ बाउंस करता है। अब हमें क्या करना है, सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। यहाँ पे भी एक 3 वेव बाउंस बन गया, तो हमें पता नहीं है कि ये 1 2 3 और यहाँ पे 4 के बाद 5 जाएगा या ये भी ए बी सी बन के फिर वापस नीचे की तरफ डिक्लाइन कर देगा, राइट। तो यहाँ से जब ये वेव 3 जो है इसके 100% से ऊपर चला जाए तो हमें वापस इसका रिट्रेसमेंट निकालना है यहाँ से यहाँ तक का 23 to 38%। अब इस 23 to 38% में ए बी सी करके ऊपर जाता है तो इसको 4 और 5 कंसीडर करेंगे, लेकिन अगर 38% के नीचे 1 2 3 4 और 5 बनाता है तो फिर से इसका रिट्रेसमेंट निकालेंगे इस पूरे डिक्लाइन का, तो फिर से ये 50 to 70% की रेंज इसके आसपास ही आएगी। तो उस रेंज में ये ए बी सी बाउंस करके वापस ये डिक्लाइन 1 2 3 4 5 इसके नीचे आ सकता है, राइट। अब ये जो डिक्लाइन आया है यहाँ से ये ए और 1 बी और 2 और ये सी और 3 हो गया। अभी यहाँ से लेके यहाँ तक का निकालेंगे 23 to 38%। अब 23 to 38% में ए बी सी करके जाता है तो इसको 4 कंसिडर करेंगे, इसको 1 2 3 और 4 के बाद 5th का प्रोजेक्शन निकालेंगे। लेकिन अगर यहाँ से 1 2 3 4 5 इसके ऊपर चला गया तो सेम रेंज में ए बी सी बनाने आएगा, फिर उसके बाद तो ये बन जाएगा ए बी सी, फिर उसके बाद ये वापस 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे फिर से 1 2 और 3 बन गया, तो यहाँ से इसका 23 to 38% निकालेंगे। अगर यहाँ से ए बी सी बनता है तो फिर 1 2 3 4 5 के लिए प्रोजेक्शन निकालेंगे, और अगर इसके नीचे 1 2 3 4 5 आ गया तो करेक्शन होके ए बी सी करेक्शन होके फिर से 1 2 3 4 5 नीचे की तरफ आएगा। तो यही प्रोसेस है, जहाँ पे भी हम हो, हमें नहीं पता हम चार्ट में कहाँ पे है, लेकिन 23 to 38% का यूज़ करके हम आने वाला मूव जो है वो तो पता कर ही सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो है प्रैक्टिकल पार्ट मैंने बहुत ही कम लिया है, क्योंकि बेसिक थियरी अगर आपको समझ में आएगी कि 23 to 38% का यूज़ हम करते क्यों है, वो मेन इम्पॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से इस वीडियो में आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझ में आ गया होगा 23-38% का
इसका मैं एक और प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा जहां पे ज़्यादातर जो है हम चार्ट पे, प्रैक्टिकल चार्ट पे फोकस करेंगे और वहां पे एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और अपने फ्रेंड्स को, जो भी इलियट वेव समझ रहे हैं, जो भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। उनको बताइए इम्पोर्टेंस इलियट वेव थियरी का, खास करके 23-38% का यूज़ हम इलियट वेव थियरी में क्यों करते हैं, उसका इम्पोर्टेंस समझने के लिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।